कहानी की शुरुआत कैल और उसकी बहन बेकी से होती है, जो सैन डिएगो की ओर जा रहे होते हैं। बेकी प्रेग्नेंट होती है और सफर के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे उल्टी जैसा महसूस होती है, इसलिए वह कैल से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और बाहर निकलकर उल्टी कर देती है। तभी उन्हें सड़क के किनारे फैले घास के मैदान से किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई देती है। बेकी आवाज लगाकर पूछती है, क्या वहाँ कोई मौजूद है? जवाब में एक आवाज आती है, कृपया मेरी मदद करो, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। यह सुनकर दोनों उसकी सहायता करने का फैसला करते हैं। जब कैल गाड़ी को एक तरफ खड़ी करने जाता है, तब बेकी दोबारा पूछती है कि क्या वह उसकी आवाज सुन सकता है। इस बार अंदर से एक लड़का जवाब देता है कि वह कई दिनों से इस मैदान में फंसा हुआ है। तभी एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जो उस लड़के को रॉबिन कहकर चुप रहने के लिए कहती है। यह सब बेकी को काफी रहस्यमय और असामान्य लगता है। सच का पता लगाने के लिए कैल बिना समय गंवाए घास के मैदान में उतर जाता है और बेकी भी उसके पीछे चली जाती है। बेकी अंदर जाते ही 911 पर कॉल करके मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़कर बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगते हैं। कैल लगातार बेकी को पुकारता रहता है। तब बेकी उसे बताती है कि उसने 911 पर संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन सिग्नल न मिलने की वजह से बात नहीं हो सकी। इसलिए वह चाहती है कि कैल अपने फोन से कोशिश करे, मगर कैल बताता है कि उसका फोन और चश्मा दोनों कार में ही छूट गए हैं। लेकिन बेकी को एहसास होने लगता है कि वे दोनों इस घास के मैदान में रास्ता भटक चुके हैं, इसलिए वह कैल से कहती है कि उन्हें वापस कार तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों एक दूसरे की आवाज का सहारा लेकर मिलने की कोशिश करते हैं। बेकी लगातार कैल को पुकारती रहती है, लेकिन कैल को महसूस होता है कि उसकी आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही, बल्कि जैसे हर तरफ से गूंज रही हो। हैरानी की बात यह होती है कि बेकी को भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। वह कैल से कहती है कि वह एक ही जगह खड़ा रहे और बिना सोचे समझे इधर उधर न घूमे। अपनी दूरी का अंदाजा लगाने के लिए दोनों तय करते हैं कि वे एक साथ छलांग लगाएंगे। पहली बार जब वे कूदते हैं तो उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं हैं और थोड़ी कोशिश करने पर मिल सकते हैं, लेकिन दूसरी बार छलांग लगाते ही सब कुछ बदल जाता है और अचानक दोनों के बीच का फासला बहुत बढ़ जाता है। यह देखकर कैल घबरा उठता है और बेकी को तलाशते हुए वह बिना दिशा के भटकने लगता है और चलते चलते अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। तभी उसकी नजर घास पर पड़े खून के निशानों पर जाती है। जब वह करीब जाकर देखता है तो वहाँ एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा होता है। उधर बेकी घबराकर पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन कैल सच्चाई छिपाते हुए कह देता है कि कुछ नहीं, वह सिर्फ फिसल गया था। बेकी कहती है कि फिलहाल उन्हें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए और उस बच्चे की बात को कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए। धीरे धीरे शाम होने लगती है, लेकिन दोनों अब भी एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। बेकी पूरी तरह थक चुकी होती है। तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसका नाम रॉस होता है, जो टोबिन का पिता निकलता है। रॉस बेकी से कहता है कि अगर उसे इस जगह से बाहर निकलना है तो उसे उसके साथ चलना होगा। हालांकि बेकी को उसकी बात पर तुरंत भरोसा नहीं होता। वह सोचने लगती है कि अगर रॉस को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है तो फिर वह खुद अब तक इस मैदान में क्यों भटक रहा है। इस पर रॉस बताता है कि वह अपनी पत्नी और बेटे की तलाश कर रहा है और उसका मानना है कि सभी को साथ रहकर ही यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बेकी उससे कैल को ढूंढने में मदद मांगती है और दोनों यह तय करते हैं कि चलते वक्त किसी भी हाल में एक दूसरे की नजरों से दूर नहीं होंगे। धीरे धीरे रात घिरने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ कैल अब भी बेकी को पुकारता रहता है। काफी देर तक तलाश करने के बाद वह टूटने लगता है, क्योंकि उसे बेकी का कोई पता नहीं चलता। तभी अचानक टोबिन उसके पीछे आ खड़ा होता है। टोबिन कहता है कि बेकी को ढूंढना उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ तब जब वह मर चुकी हो। अपनी बात साबित करने के लिए वह कैल को एक मरे हुए कौवे की लाश दिखाता है और समझाता है कि यह घास का मैदान मृत चीजों को अपनी जगह से नहीं हटाता, जबकि जिंदा लोग यहाँ लगातार भटकते रहते हैं और एक दूसरे तक नहीं पहुँच पाते। यह सुनकर कैल के मन में शक पैदा होता है कि कहीं टोबिन ही तो इन सब लोगों को यहाँ फंसाने वाला नहीं है, लेकिन टोबिन इन आरोपों से इनकार करते हुए बताता है कि उसे भी कभी किसी अनजान आवाज ने मदद के बहाने इसी मैदान के भीतर बुला लिया था। इतना ही नहीं, वह यह भी कह देता है कि बेकी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेगी। उधर बेकी रॉस के साथ चलते हुए उससे बात करती रहती है, लेकिन अचानक दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब बेकी घबराकर लगातार कैल को पुकारने लगती है। तभी घास के उस रहस्यमयी मैदान से कोई शख्स अचानक उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। और दूसरी तरफ कैल टोबिन के पीछे पीछे चलते हुए मैदान के बीच मौजूद एक विशाल और रहस्यमयी पत्थर तक पहुंच जाता है। टोबिन उस पत्थर को छूते ही कहता है कि उसे बेहद सुकून और एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा है, मानो इस पत्थर में कोई खास ताकत छिपी हो। कैल भी उत्सुकता में उस पत्थर को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी अचानक उसे बेकी की चीख सुनाई देती है।
टोबिन अफसोस भरे लहजे में कहता है कि शायद बेकी इधर से आगे निकल गई है। यह सुनते ही कैल एक पल भी बर्बाद नहीं करता और घबराकर बेकी को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर बेकी का बॉयफ्रेंड ट्रेविस भी दोनों भाई बहन की तलाश में निकल चुका होता है। काफी देर तक उन्हें खोजने के बावजूद जब उसे कोई सुराग नहीं मिलता, तभी एक चर्च के पास से गुजरते हुए उसकी नजर कैल की कार पर पड़ती है। वह कार के करीब जाकर देखता है कि उस पर मोटी धूल की परत जमी हुई है, जैसे वह कई दिनों से वहीं खड़ी हो। ट्रेविस चर्च के अंदर जाकर आसपास जांच करता है, लेकिन वहां भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। बाहर निकलते समय उसकी नजर सड़क पर पड़ी बेकी की नोटबुक पर पड़ती है। नोटबुक को पहचानते ही उसे अंदाजा हो जाता है कि शायद बेकी और कैल उस रहस्यमयी घास के मैदान के अंदर चले गए हैं। बिना देर किए ट्रेविस भी घास के मैदान में दाखिल हो जाता है। रास्ता याद रखने के लिए वह चलते चलते घास को बांधकर निशान बनाता जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर वापस लौट सके। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस होता है कि जिन घासों को उसने बांधा था वे अपने आप खुलती जा रही हैं, मानो इस जगह में कोई अनदेखी ताकत काम कर रही हो। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वह लगातार सीधा चलता रहता है, लेकिन सामने दिखाई देने वाला सूरज अचानक उसकी पीठ के पीछे नजर आने लगता है। यह देखकर ट्रेविस समझ जाता है कि यह रहस्यमयी ग्रास फील्ड अपनी दिशा खुद बदल सकता था। यह एहसास होते ही ट्रेविस पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह बाहर निकलने की उम्मीद में घंटों तक लगातार चलता रहता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है। लंबे समय तक भटकने की वजह से उसकी सारी ताकत जवाब देने लगती है, इसलिए वह कुछ देर आराम करने के लिए घास पर लेट जाता है। तभी उसे मैदान के भीतर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक टोबिन उसके पीछे आ खड़ा होता है, जिससे ट्रेविस बुरी तरह घबरा जाता है। टोबिन उससे पूछता है कि क्या उसे भी हवा की सरसराहट के बीच किसी के धीरे धीरे गुनगुनाने जैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। वह बताता है कि ये इंसानों की आवाजें हैं, लेकिन अगर ध्यान से न सुना जाए तो पल भर में गायब हो जाती हैं। ट्रेविस उससे पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं। इस पर टोबिन शांत स्वर में कहता है कि उनका उनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनके बारे में जानना जरूरी नहीं है। ट्रेविस हैरानी से उससे पूछता है कि क्या वे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तभी टोबिन अचानक उसका नाम लेकर उसे पुकारता है। यह सुनकर ट्रेविस दंग रह जाता है कि आखिर उसे उसका नाम कैसे पता है। इतना ही नहीं, टोबिन यह भी जानता होता है कि ट्रेविस बेकी की तलाश में यहाँ आया है। इसके बाद वह ट्रेविस को बेकी तक ले जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर ट्रेविस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि बेकी मर चुकी है। टोबिन एक बार फिर वही बात दोहराता है कि यह ग्रास फील्ड मृत चीजों को अपनी जगह से नहीं हटाता, इसलिए उन्हें ढूंढना आसान होता है। यह सुनकर ट्रेविस पूरी तरह टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, जबकि टोबिन बिना किसी भावना के उसे देखता रहता है और फिर अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह जब ट्रेविस की आंख खुलती है तो उसे ग्रास फील्ड के बाहर से किसी की मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज बार बार कह रही होती है कि वह अंदर फंसा हुआ है और उसे बचाने की जरूरत है। बाहर से मदद के लिए पुकारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद टोबिन होता है। वह अपनी माँ के साथ वहाँ मौजूद होता है और घबराकर बताता है कि ग्रास फील्ड के अंदर कोई फंसा हुआ है जो उसका नाम लेकर उसे बुला रहा है। तभी अचानक टोबिन का कुत्ता दौड़ता हुआ घास के मैदान के भीतर चला जाता है। टोबिन बिना कुछ सोचे उसके पीछे भाग पड़ता है और उसे रोकने के लिए उसके माता पिता भी मैदान के अंदर चले जाते हैं। इसी अफरा तफरी में तीनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस पूरी ताकत से उन्हें चेतावनी देता रहता है कि ग्रास फील्ड के अंदर मत आ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और काफी कोशिशों के बावजूद ट्रेविस किसी को ढूंढ नहीं पाता। अगली सुबह उसे फिर से टोबिन की आवाज सुनाई देती है और उसके सामने वही घटनाएं दोहराने लगती हैं जब बेकी और कैल ने पहली बार एक बच्चे की मदद की पुकार सुनी थी। अब धीरे धीरे यह सच सामने आने लगता है कि यह जगह किसी अजीब समय चक्र में फंसी हुई है, जहां घटनाएं बार बार खुद को दोहरा रही हैं। वर्तमान में ट्रेविस को कैल और बेकी की आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं, जो अब इस ग्रास फील्ड के भीतर पहुंच चुके होते हैं। ट्रेविस उन्हें पुकारने की कोशिश करता है, जबकि बेकी उसकी आवाज पहचान कर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ट्रेविस यहाँ तक कैसे पहुँच गया। तभी टोबिन चीखते हुए बताता है कि उसका कुत्ता मर चुका है। अब कैल, बेकी, ट्रेविस और टोबिन सभी एक दूसरे की आवाजें साफ साफ सुन पा रहे होते हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि कोई भी किसी को देख नहीं पाता। हर तरफ से आती आवाजों के बीच सभी पूरी तरह उलझ जाते हैं और काफी देर तक भटकने और टोबिन की लगातार आती पुकार का पीछा करने के बाद आखिरकार वे सब एक दूसरे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। बेकी हैरानी से ट्रेविस से पूछती है कि वह इस जगह तक कैसे पहुंच गया। ट्रेविस बताता है कि जब वे दोनों घर वापस नहीं लौटे तो वह उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा। तभी कैल कहता है कि उन्हें निकले हुए तो मुश्किल से 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन ट्रेविस यह सुनकर चौंक जाता है और बताता है कि उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे 2 महीने बीत चुके हों। कैल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वह सोचता है कि शायद ट्रेविस तनाव की वजह से उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लेकिन अब सभी यह समझ चुके होते हैं कि बहस करने से बेहतर है कि किसी भी तरह इस रहस्यमयी जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजा जाए। रास्ता देखने के लिए ट्रेविस टोबिन को अपने कंधों पर बैठा लेता है ताकि उसे ऊंचाई से कुछ नजर आ सके। चारों तरफ नजर दौड़ाने
पर उसे हर तरफ घास का मैदान दिखाई देता है, लेकिन तभी दूर कहीं उसे किसी इमारत जैसी आकृति नजर आती है। टोबिन के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए सभी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक बेकी के फोन पर एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से कोई रहस्यमयी आवाज उसे चेतावनी देती है कि कैल को ट्रेविस को नुकसान पहुंचाने मत देना, और इतना कहकर कॉल कट जाती है। यह सुनकर बेकी और भी उलझन में पड़ जाती है, लेकिन हालात को देखते हुए वे आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक चलते चलते घास बेकी के पैरों और शरीर से लिपटने लगती है, जिससे वह घबरा जाती है और कुछ ही पलों में बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसी वक्त रॉस वहां पहुंच जाता है और समय रहते उसे बचा लेता है। रॉस बताता है कि वह एक बार इस मैदान से बाहर निकलने में सफल हो गया था, लेकिन अपनी पत्नी और बेटे का कोई पता न चलने की वजह से वह उन्हें ढूंढने के लिए दोबारा वापस आ गया। वह यह भी समझाता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है, जैसा वे सभी अब तक सोचते आ रहे थे। इसी बीच टोबिन को अचानक एहसास होता है कि जिस इमारत को वे इतने समय से अपनी मंजिल समझकर उसकी ओर बढ़ रहे थे, वह अचानक बिना किसी कारण के उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। यह देखकर सभी की उम्मीद टूटने लगती है। आखिरकार वे तय करते हैं कि अब रॉस के बताए रास्ते पर ही चलना होगा और वही उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ देर भटकने के बाद वे दोबारा ग्रास फील्ड के बीच मौजूद उसी रहस्यमयी पत्थर के पास पहुंच जाते हैं। रॉस दावा करता है कि जो भी इस पत्थर को छू लेगा उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ में आ जाएगा। कैल सबसे पहले आगे बढ़कर उसे छूने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक टोबिन की माँ वहाँ पहुँच जाती है। वह बेहद डरी हुई और घबराई हुई नजर आती है। वह सबको चेतावनी देती है कि कोई भी उसके या उसके बेटे के करीब न आए। साथ ही वह यह भी कहती है कि रॉस की एक भी बात पर भरोसा मत करो, क्योंकि वह जो कुछ भी कह रहा है सब झूठ है। उसी पल बेकी के दिमाग में कुछ भयानक और डरावने दृश्य चमकने लगते हैं, जिनमें रॉस कोई बेहद खौफनाक हरकत करता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर बेकी, कैल और ट्रेविस समझ जाते हैं कि रॉस पर भरोसा करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है और उन्हें अपने दम पर ही बचने का रास्ता तलाशना होगा। इस बीच रॉस का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वह जिद पर अड़ जाता है कि सभी को उस पत्थर को छूना ही होगा, क्योंकि तभी उन्हें इस जगह का असली सच समझ आएगा। ट्रेविस अब उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में आकर रॉस पर हमला कर देता है, लेकिन वह रॉस का मुकाबला नहीं कर पाता। तभी अफरा तफरी के बीच रॉस की पत्नी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर रॉस उसे पकड़ लेता है और उसकी जान ले लेता है। यह भयावह दृश्य देखकर सभी लोग सदमे में जम जाते हैं। हालात बिगड़ते देख ट्रेविस तुरंत सबको वहाँ से भागने के लिए कहता है। किसी तरह जान बचाकर सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते हुए अचानक टोबिन का कुत्ता फड़ी उनके सामने आ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर किस दिशा में जाना सही होगा, इसलिए वे फड़ी का पीछा करने का फैसला करते हैं। फड़ी उन्हें दौड़ाते हुए एक पुरानी बोलिंग एली तक ले जाता है, जहाँ पहुंचकर सभी राहत की सांस लेते हुए अंदर छिप जाते हैं। लेकिन सुरक्षित जगह मिलने के बाद भी किसी को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। तनाव और डर के बीच कैल अपना आपा खो बैठता है और ट्रेविस को इस पूरी मुसीबत का जिम्मेदार ठहराने लगता है। उसका कहना होता है कि अगर ट्रेविस यहाँ नहीं आता तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी रॉस भी उन्हें ढूंढते हुए बोलिंग एली तक पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और बचने के लिए जल्दी से बोलिंग एली की छत पर चढ़ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ट्रेविस बताता है कि जब वह कार से यहाँ आया था तब उसने इस बिल्डिंग को सड़क से देखा था। बेकी को भी याद आता है कि जिस चर्च के पास उन्होंने अपनी कार छोड़ी थी वह भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। तब सभी को एहसास होता है कि अगर वे दोबारा उस ग्रास फील्ड के अंदर गए तो शायद वही डरावना चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। तभी ट्रेविस की नजर नीचे फड़ी पर पड़ती है। फड़ी पास ही मौजूद घास के एक छोटे से हिस्से में घुसता है और देखते ही देखते गायब हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह चर्च के पास वाली सड़क पर दिखाई देता है। यह देखकर ट्रेविस को लगता है कि शायद इस ग्रास फील्ड में कहीं कोई छिपा हुआ रास्ता मौजूद है जिसके जरिए बाहर निकला जा सकता है। वह यह बात समझाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह छत से नीचे गिरने लगता है। कैल तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके कानों में कोई रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंजने लगती है। कुछ पल के लिए उसका ध्यान भटक जाता है और अनजाने में उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। अगले ही पल ट्रेविस नीचे जा गिरता है। टोबिन अपनी आंखों से यह सब देख लेता है। उसी दौरान रॉस भी बोलिंग एली की छत तक पहुंच जाता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग घबराकर नीचे की ओर भागने लगते हैं। टोबिन बिना पीछे देखे तेजी से आगे दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ बेकी को समझ नहीं आता कि ट्रेविस अचानक कहां गायब हो गया। उसके मन में शक पैदा होने लगता है कि कहीं कैल ने ट्रेविस के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इसी उलझन और घबराहट के बीच सभी अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। भागते भागते कैल का सामना एक बार फिर रॉस से हो जाता है। रॉस शांत आवाज में कहता है कि वह अच्छी तरह जानता है कि कैल के दिमाग में क्या चल रहा है। वह बताता है कि अगर कैल किसी मोड़ पर दाईं तरफ जाने की बजाय बाईं ओर मुड़ जाता तो शायद उसकी किस्मत बदल सकती थी, लेकिन उसने बार बार फैसले बदले और हर बार घूम फिर कर उसी जगह वापस आ पहुंचा। रॉस के मुताबिक इस ग्रास फील्ड में लिया गया हर फैसला इंसान को आखिरकार वहीं ले आता है जहां से वह बचना चाहता है। तभी कैल की नजर जमीन पर पड़े अपने ही
ही निर्जीव शरीर पर पड़ती है। यह नजारा देखकर वह पूरी तरह सन्न रह जाता है और अगले ही पल रॉस उस पर हमला कर देता है। ऐसा महसूस होने लगता है कि यह पूरी जगह एक अंतहीन लूप में फंसी हुई है, जहां घटनाएं बार बार खुद को दोहराती रहती हैं। और शायद इसकी शुरुआत उसी पल हुई थी जब कैल ने अपना रास्ता बदलने की बजाय वही चुनाव दोहराया था। उधर ट्रेविस अब भी जिंदा होता है और बेकी को ढूंढने के लिए ग्रास फील्ड में भटकता रहता है। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे को आवाज देते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ते। तभी रॉस अचानक बेकी के सामने आ जाता है और उसके इरादे खतरनाक नजर आते हैं। खुद को बचाने के लिए बेकी पास पड़ी एक कैंची उठा लेती है और पूरी ताकत से रॉस पर वार कर देती है। उसी समय तेज बारिश शुरू हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर बेकी वहां से भाग निकलती है, लेकिन भागते हुए उसे ग्रास फील्ड की भयानक भ्रम जैसी झलकियां दिखाई देने लगती हैं और भटकते भटकते वह एक बार फिर उसी रहस्यमयी पत्थर के सामने पहुंच जाती है। इसके बाद बेकी अपना फोन उठाती है और अपने ही दूसरे नंबर पर कॉल करती है। दूसरी तरफ मौजूद खुद को वह चेतावनी देती है कि कैल को ट्रेविस को नुकसान न पहुंचाने देना और किसी भी हालत में रॉस के साथ अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह डरावना सिलसिला कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बार बार दोहराया जाता रहेगा। इतना कहने के बाद वह जोर से चीख पड़ती है। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगती है और नीचे का नजारा देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वहाँ इंसानी लाशों का ढेर लगा होता है और चारों तरफ दर्द भरी चीखों की गूंज सुनाई दे रही होती है, मानो अनगिनत लोग इस जगह का शिकार बन चुके हों। इस भयावह दृश्य के बाद बेकी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वह अपने बच्चे को जन्म दे चुकी है। उसी दौरान कैल वहां पहुंचकर उसकी मदद करता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। थोड़ी देर बाद बेकी को एहसास होता है कि वह अपने ही बच्चे को खा रही है और खिलने वाला कोई और नहीं बल्कि कैल ही होता है। इससे पहले भी उसे कैल की कुछ रहस्यमयी झलकियां दिखाई दे चुकी होती हैं। तभी ट्रेविस भी वहां पहुंच जाता है और देखता है कि बेकी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। उसी वक्त टोबिन सामने आकर बताता है कि उसने सबको मरते हुए देखा है, यहाँ तक कि कैल भी अब जिंदा नहीं है। वह निराश होकर कहता है कि यह सब कभी खत्म नहीं होगा और यहाँ मौजूद हर इंसान बार बार इसी भयावह चक्र का हिस्सा बनता रहेगा। तभी अचानक रॉस वहाँ आ धमकता है और ट्रेविस पर हमला कर देता है, जिससे वह भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद रॉस टोबिन को जबरदस्ती उस रहस्यमयी पत्थर को छूने के लिए मजबूर करने लगता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि ऐसा करने से उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तभी बेकी को होश आ जाता है और वह टोबिन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। बेकी को अपने सामने देखकर रॉस का ध्यान भटक जाता है और ट्रेविस अब भी जिंदा होता है और बची हुई पूरी ताकत के साथ रॉस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है और आखिरकार रॉस की मौत हो जाती है। हालांकि इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि बेकी भी जिंदा नहीं बच पाती। बेकी को खोने के बाद ट्रेविस एक बड़ा फैसला लेता है और खुद उस रहस्यमयी पत्थर को छूने का डिसीजन लेता है। जैसे ही उसका हाथ पत्थर को छूता है, पूरे ग्रास फील्ड में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। लाल रंग की रेखाओं जैसी संरचनाएं मैदान के कोने कोने में फैलने लगती हैं। इसके बाद ट्रेविस टोबिन को अपने साथ लेकर बाहर की दिशा में बढ़ता है और उससे कहता है कि वह यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अब वही इस सब को खत्म कर सकता है। ट्रेविस समझ जाता है कि वह खुद इस जगह से बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए वह टोबिन को सख्त चेतावनी देता है कि किसी भी हालत में बेकी को इस ग्रास फील्ड के अंदर मत आने देना। अगले ही पल टोबिन खुद को चर्च के बाहर खड़ा पाता है। वह घबराते हुए बाहर निकलता है और दौड़कर बेकी और कैल को रोकने की कोशिश करता है। तभी मदद के लिए पुकारती हुई आवाज एक बार फिर सुनाई देती है, लेकिन इस बार टोबिन रुक जाता है। वह बेकी को वह नेकलेस देता है जो उसे ट्रेविस ने दिया था। नेकलेस को देखते ही बेकी चौंक जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल उसी जैसा होता है जो पहले से उसके पास मौजूद है। अब बेकी को एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ बेहद गलत हो रहा है और यह सब किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से वे ग्रास फील्ड के अंदर जाने का फैसला बदल देते हैं। इसके बाद कैल और बेकी टोबिन को अपनी कार में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसे सुरक्षित पुलिस स्टेशन पहुंचाया जा सके। उनके इस फैसले के साथ ही वह रहस्यमयी टाइम लूप आखिरकार टूट जाता है। दूसरी तरफ उस अंतहीन ग्रास फील्ड के बीच ट्रेविस अकेला खड़ा रह जाता है और इसी अधूरे रहस्यमयी मोड़ पर कहानी अचानक खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ग्रेड की।